नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। हमारा उद्देश्य है आपको नई नई प्रतिभाओं व राजकीय सेवा में अपना योगदान देने वाली हस्तियों से रूबरू करवाना। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपना कार्य निष्ठापूर्ण व ईमानदारी से किया। अपने कार्यकाल में इन्होंने कहां सेवाएं दी, किस प्रकार रहा इनका जीवन और जीवन का परिचय, आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में हैं अध्यापक श्रीमान सतीश कुमार जी शर्मा। तो ये अध्यापन पद में इन्होंने जो अपनी सेवाएं हैं उनका योगदान दिया। और अगर बात करें 31 दिसंबर 2023 को ये सेवानिवृत्त हुए। जो अगर बात करें इनकी प्रथम ज्वाइनिंग की तो 2/9/1992 को समेजा कोठी से इन्होंने ज्वाइनिंग किया और विद्यालय में हमेशा मतलब बच्चों को एक शिक्षा के पथ पे अग्रसर करने का प्रयास किया। तो आज इनके जीवन के बारे में और जो इनका संघर्ष रहा उसके बारे में चर्चा करेंगे। और अगर बात करें कि किस प्रकार जो इनके द्वारा बच्चों को शिक्षित किया गया और आगे चल के उन बच्चों ने कहाँ अपनी जो सेवाएं और जिस प्रकार आगे बढ़ने का जो प्रयास किया गया, आज इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पास पधारे। आपका इस धरती पर स्वागत है। सर, आपने राजकीय सेवा में जिस प्रकार अपना पूरा जीवन व्यतीत किया और सेवानिवृत्त हुए, तो किस प्रकार, क्योंकि अध्यापन के क्षेत्र अगर सबसे बड़ा माना जाए तो गुरु का जो ओहदा है वो सबसे बड़ा है, तो भगवान से भी ऊपर माना गया है। लेकिन आपने विद्यालय के अंदर जो सेवाएं दी, आज आपके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे अन्य पदों पर भी हैं, तो क्या कहना चाहोगे अपने जीवन के बारे में? देखो जी, मेरा अध्यय यही रहा है कि मैं एक अध्यापक हूँ। अध्यापक का कर्तव्य होता है कि वो अपने समाज को एक मार्गदर्शन करे, बच्चा का भविष्य उज्जवल बनवाए, ताकि उनके परिवार का, उनके समाज का और देश का भविष्य उज्जवल बने। इसी बात को लेकर मैं हमेशा अग्रसर रहा हूँ और हमेशा ही ये बात मेरे दिल और दिमाग में रही है कि कोई ऐसा कार्य ना किया जाए जिससे बच्चों का भविष्य खराब हो। जब भविष्य उनका खराब होगा तो हमारा देश भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने अध्ययन कार्य करवाया सारी उम्र के। सर, कहाँ सेवाएं रही आप? देखो जी, मेरी सेवाएं ज़्यादा जगह पर नहीं रही हैं। मेरी 2/9/1992 को सीनियर सेकेंडरी स्कूल समेजा कोठी में मेरी प्रथम नियुक्ति हुई थी। उसके बाद में मैं 24/12/1997 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बादवांवाला में ट्रांसफ़र होकर आया था। उसके बाद मैं निरंतर 24 साल तक बादवांवाला स्कूल में, जो पहले मिडिल स्कूल था, बाद में वो सेकेंडरी स्कूल बना, फिर वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना, निरंतर मैंने वहाँ पे 24 साल तक अपनी वहाँ पे सेवाएं दी हैं। अगर बात करें सर, 1992 में आपकी प्रथम बार आप जब वहाँ गए विद्यालय में, उस टाइम की परिस्थितियाँ और वर्तमान में अपने देखा जाए अध्ययन का जो सत्र है, कहीं ना कहीं सुधार भी हुआ है, सुविधाएं भी हैं जो लगातार मतलब बढ़ रही हैं, प्रॉपर यातायात के लिए लो, चाहे अन्य भी विद्यालयों के अंदर जो सुविधाएं हैं, उस टाइम कैसा संघर्षपूर्ण दिया? देखो जी, समय के अनुसार परिवर्तन आता है। 1992 से लेकर अब तक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है शिक्षा विभाग में या शिक्षा पद्धति के अंदर। तो जो शुरुआत थी वो काफ़ी संघर्षशील थी, क्योंकि मैं राइसनगर से अप डाउन करता था और आने जाने के लिए भी हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। और समेजा स्टैंड से लेकर हमारा स्कूल भी 2 किलोमीटर दूर तक था, तो काफ़ी महसूस होता था शुरू के अंदर। लेकिन जब स्कूल में जाके हमने अध्ययन कार्य शुरू किया और बच्चों से हमने लगाव शुरू किया, बच्चों से जुड़कर हमने पढ़ाना शुरू किया, तो हमारे को ये संघर्ष दिखाई नहीं कि भी हमारी कोई कठिनाई है। हमें लगा कि ये तो सब कुछ भी नहीं है। हमने और कईयों को देखते हैं कि कई टीचर उस समय मेरे साथी थे जो नौर बादरा की तरफ पोस्टिंग हुई थी, तो उनको देख के मेरे को लगा कि अब तो बहुत अच्छे हैं, और जब अपने अच्छे हैं, अपने को सुख सुविधा मिल रही है उस समय, तो क्यों ना बच्चों को इसके लिए बच्चों को इसका फ़ायदा दिया जाए।
तो हमने इस बात को सोचकर बच्चों को पहले दिन से ही बड़े तन्मय से और जिसको कहते हैं प्रॉपर तरीके से पढ़ाना शुरू किया। एक परिपाटी नहीं होती भी, जैसे शिक्षा जैसे चलती है कई स्कूलों के अंदर, या कुछ सिखाया भी जाता है हमें भी आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। वो ठीक है, उनका कर्तव्य है भी हमारे को बताना किस तरीके से पढ़ाया जाए, लेकिन प्रत्येक बच्चे को एक ही तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता। बच्चे की रुचि को देखते हुए, बच्चे की पारिवारिक स्थिति को देखते हुए, उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए कुछ निर्णय हमें क्लास के अंदर बच्चे के प्रति लेने पड़ते हैं। और उनको मार्गदर्शन भी वैसे ही। हाँ, उस हिसाब से उनको मार्गदर्शन देना पड़ता है ताकि वो भविष्य में आगे बढ़कर अपने पैरों पर खड़े हो सके। ये हमारा मुख्य उद्देश्य था। सर, अगर बात करें ऐसा कोई उदाहरण कि जिससे आपकी डांट फटकार, या मान लो आपने जो किसी को मोटिवेशन किया हो बच्चे को, और आज वो अपने पैरों पे, अपने दम पे खड़ा है, तो ऐसा कोई उदाहरण? हाँ, बिल्कुल है जी। मैं आपको बताया सन 92 में गया था समीजा। सन 93 के अंदर रिजल्ट तैयार कर रहे थे हम लोग। एक 9th का बच्चा था 75 NP का, अमृतपाल सिंह। वो थोड़ा कमज़ोर था बच्चा पढ़ने के अंदर, उसको मोटिवेशन किया गया तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुई। तो मैंने उस बच्चे को कहा, भी वो 9th में था उस टाइम, मैंने कहा बच्चा अगर इस तरह से पढ़ते रहे ना तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो उसने कहा गुरुजी क्या करूं मैं, बताओ इसका। तो मैंने उसका भी आप मेहनत करो, घर पे जाके आप पढ़ा करो, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मेरे से आगे पूछा करो, ठीक है ना। संकोचु सवाल का स्वभाव का। तो कुछ दिन तो वो संकोच करता रहा, लेकिन जब मैंने 2-3 बार उसको मोटिवेशन किया तो उसको समझ में आया कि मेरे को कुछ गुरुजी मेरे से प्रति कुछ लगाव रखते हैं। तो उसने मेरे से पूछना शुरू कर दिया। तो 9th के अंदर, उन दिनों के अंदर, वो बस पास मार्क्स ही लेके आ पाया। मैंने उसको पापा को बुलाया कि भी आपका बच्चा मेहनत करनी शुरू कर दी है, इसको आप भी सपोर्ट करो ताकि पढ़ाई का समय इसको ज़्यादा दो, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर के किसान वर्ग है तो उनको लालच होता है ये बच्चा हमारे साथ कुछ काम करवाए ताकि हमारा हाथ मंडवाए। तो उस काम के एवज के अंदर बच्चे पिछड़ जाते हैं। उसके पापा ने भी मेरी बात को माना। मैं कहता हूँ उस बच्चे ने उस दिन के बाद में, 9th क्लास के बाद में, पीछे मुड़ के नहीं देखा और वो MA हिस्ट्री के अंदर करके गया और आज वो 31 PSB के अंदर एक लेक्चरर की पोस्ट के ऊपर नियुक्त है। और जब भी बच्चा मेरे को मिलता है ना तो दूर से खड़ा हो जाता है और मेरे को कहता है गुरुजी आप उस दिन मोटिवेशन नहीं करते, अगर मेरे पीछे नहीं पड़े होते तो आज मैं यहाँ इस स्थिति में नहीं पहुँच सकता। बिल्कुल, क्योंकि ये उदाहरण एक बहुत कम देखने को मिलता है कि जिस प्रकार अधिकतर देखा गया है कि जैसे घर पे माता पिता की जो शिक्षा है उससे कहीं ज़्यादा असर करती है एक गुरु की जो सीख। तो इन्होंने मतलब अपने काम को एक कर्तव्य के रूप में समझते हुए उस बच्चे को मोटिवेशन किया और आज वो एक अच्छे पद पर हैं। तो आज वो अभी जब मिलते हैं तो खुशी मिलती है और एक बहुत बड़ा मतलब आपको भी अच्छा लगता है। हाँ, देखो जब भी ये बच्चा मिलता है बहुत खुशी होती है कि बच्चा हमारे दिखाए हुए मार्ग पे चला और अब तक वो उस मार्ग पे चल रहा है और उस चीज़ को वो कभी भूला नहीं। सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है। वर्तमान में सर अगर बात करें अपने क्षेत्र की, थोड़ा इधर क्या है, नशे का परिवर्तन काफ़ी मतलब जिस प्रकार हो रहा है, तो नशे में लोग या युवा हैं वो ग्रस्त ज़्यादा हो रहे हैं। क्या सीख देना चाहोगे यहाँ के युवाओं को नशे से दूर रहने की? देखो नशा एक बड़ा विकराल रूप धारण कर रहा है, ठीक है ना। इसकी चपेट में बड़े तो बच्चे आए हैं, अब स्कूल क्षेत्र के अंदर भी बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं। बच्चों को तो मैं ये कहना ही चाहूँगा कि भी आप इस चीज़ से दूर रहा करो, लेकिन बच्चे कुछ ना समझ होते हैं, उनको अच्छा बुरा का कोई ज्ञान नहीं होता है। वो लगते क्यों हैं? क्योंकि उनको मिसगाइड किया जाता है। मिसगाइड किसी स्कूल से नहीं किया जाता, मिसगाइड अपने समाज से किया जाता है उनको, या समाज में जो बड़े लोग हैं वो उनको मिसगाइड करते हैं। वो उस मिसगाइड में आकर ये नशा प्रवृत्ति या दूसरी चीज़ें अपनाने लग जाते हैं, जिससे उनका जीवन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। तो इसके लिए मैं समाज से अपील करना चाहूँगा और मैं समय समय पर
उन बच्चों को जो इस तरह की एक्टिविटियों में इंक्लूड होते हैं, उनके समाज में उनके माता पिता गार्जियंस को मैं बुला के कहता भी रहता था कि आपका बच्चा कुछ लाइन से हट रहा है, इसकी जो संगति है वो गलत बच्चों के अंदर है। आप एक ही काम करो कि बच्चों को उन बच्चों के साथ जाने मत दो, आप बच्चे को घर से बाहर निकलने मत दो। जैसे खेलने के लिए आया, खेलने के 1 घंटा है 2 घंटे है, लेकिन वो 4-4 घंटे घर नहीं जा रहा है, तो आप कुछ पूछो ना, आप पीछे आके करो ना। मैंने कहा कि अगर आप ये समय चूक गए तो हमेशा ज़िंदगी भर पछताओगे। इस बात का कई गार्जियंस पे असर भी पड़ा, उन्होंने अपने बच्चे पे ध्यान भी दिया। कुछ एक बच्चे इंक्लूड हुए थे इस चीज़ के अंदर, लेकिन अब वह विकराल रूप धारण कर रहा है। तो उन्होंने अपने वाचिंग की बच्चे को समझाया, हमने गाइड किया कुछ उसको, तो बच्चे अपना लाइन बदल गए और सही लाइन पे, जैसे पढ़ाई के क्षेत्र में चले गए या कुछ काम के क्षेत्र में चले गए। और जिन माँ बाप ने अपने बच्चों पे गौर नहीं किया, वो आज काफ़ी मतलब कि दयनीय स्थिति के अंदर आ गए। ये ना अपने समाज में क्या कहते हैं कि अशिक्षा की वजह से हो रहा है, क्योंकि जो हमारी वाली पीढ़ी है ना, उसके अंदर ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी अशिक्षित लोग हैं, लेकिन अब नहीं है। अब शिक्षा का महत्व उनको मालूम पड़ गया है। क्योंकि आपने बताया कि अशिक्षा के कारण ऐसा है, अशिक्षा भी है कहीं ना कहीं। जैसे माता पिता है वो काम के बोझ की वजह से भी बच्चों पे नहीं पूर्ण रूप से फोकस नहीं कर पाते। देखो 2 कारण पर, एक तो अशिक्षा थी, फिर गरीबी की वजह से या अपने बच्चों का लालन पालन करने की वजह से उनको सारा दिन काम करना पड़ता है किसी न किसी रूप के अंदर, तो वो बच्चों पर अपना पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं कि हमारा बच्चा कब आया, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। क्योंकि वो सुबह लोग जाते हैं, मेहनत कश मजदूर कश आदमी है, सारा दिन जी तोड़ मेहनत करते हैं और फिर आके अपना घर संभालते हैं, उनका खाना वाना सारा कुछ उनको करके देते हैं। इसलिए वो बच्चे पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। लेकिन उनको इस कहने के बावजूद कुछ माँ बाप ने कहा, गुरुजी आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमें भी आप 6 घंटे 7 घंटे पढ़ा सकते हो, सारा दिन तो आप इनका रखवाला रख नहीं सकते, और सारा दिन तो हम भी नहीं रख सकते, लेकिन कुछ टाइम तो इनको दे सकते हैं ना। उन्होंने कुछ टाइम निकाला उनके लिए, और जिन्होंने कुछ टाइम निकाला उनके बच्चे आज सक्षम भी है और काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। सर, जैसे आपके सेवानिवृत्ति समारोह पे सभी आपके शुभचिंतकों ने, स्टाफ ने और मिलने वालों ने हार्दिक शुभकामनाएं दी, क्या कहना चाहोगे चैनल के माध्यम से? देखो जी, मैं 24 साल तक रहा, मेरे को ग्रामवासियों का, बच्चों का प्यार और आशीर्वाद ही वहाँ पे लेके बैठा हुआ था, ठीक है ना। जब वो वहाँ से मैं सेवानिवृत्त हो रहा था, तो गांव वालों को मैं देख नहीं पा रहा था कि उनकी भावनाओं को मैं समझ पा रहा था, लेकिन वो अपनी भावनाएं तो व्यक्त तो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मैं जानता था कि ये बड़े मायूस हैं कि हमारे 2 पीढ़ी तक पढ़ाने वाले टीचर आज हमारे बीच में से जा रहे हैं। लेकिन मैंने उनको कहा था कि भी जब भी स्कूल में ज़रूरत पड़ी मेरी शिक्षा के लिए, तो मैं ज़रूर अपनी सेवाएं दूंगा। और आज भी प्रधानाचार्य जी के संपर्क में रहता हूं मैं, और जैसे ही वो कहते हैं, जैसे हमारे वहाँ पे एक गणित का टीचर नहीं है, तो जब भी वो बुलाते हैं तो मैं अपनी सेवा देने के लिए वहाँ पे जाता हूँ। सर, सेवानिवृत्ति के बाद अधिकारियों का कहीं ना कहीं फोकस रहता है कि व्यवसाय में जाएं या राजनीति में जाएं, आपके जीवन का क्या लक्ष्य निर्धारित है? देखो जी, जब मैं रिटायरमेंट हुआ उससे पहले मेरे को लोग बाग कहने लगे थे, आशीष कुमार जी अब क्या करोगे आप। सभी यही पूछते थे, चाहे परिवार वाले हों, चाहे दोस्त मित्र हों या समाज वाले हों। तो मैंने एक सब यही कहा था कि मैंने शिक्षा दी है, मैं शिक्षा के सिवाय और कुछ नहीं करूँगा। भविष्य में मेरे को अगर फ्री के अंदर शिक्षा देनी पड़ी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, तो मैं वहाँ दूंगा। और समाज के अंदर अगर मेरे को कोई मार्गदर्शन मिला, अगर किसी को मेरे को माध्यम मिला, तो जो कुरीतियाँ आज विपराल रूप धारण कर रही हैं, इनको दूर करने की मैं कोशिश करूँगा। उसमें मैं अपना योगदान देने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ अध्यापक श्रीमान सतीश कुमार जी शर्मा, जिनका जीवन अगर बात करें शिक्षा के क्षेत्र में बड़े प्रेम पूर्वक और लोगों से जो व्यवहार के साथ में इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ाए थे और अच्छे अपने कार्य का निर्वहन किया। इनका आगे का लक्ष्य भी है कि निःशुल्क बच्चों को शिक्षा देने का जो इनका बयान है वो जारी रहेगा। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे यहाँ पे, हमें इंटरव्यू देने का मौका दिया,
और मैं कहूँगा आपका चैनल बड़ा ये पहला चैनल मैंने देखा ज़िंदगी के अंदर जो किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी के प्रति उनके दिए गई सेवाओं का अनुभव लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और इन अनुभवों के आधार पर आप बहुत अच्छा विषय तैयार कर पाओगे इस देश का। धन्यवाद सर। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की खबरों से रहेंगे अपडेट और वहां के विचारों को लेकर आपको रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।